आइए शुरुआत करने जा रहा हूं उस खबर से जिसका सीधा सरोकार और ताल्लुक आपकी जेब से। आपकी जेब में कितने पैसे आने वाले हैं और ये जो बजट है ये बीजेपी की जीत पक्की कर चुका है। यानी बजट ने मोदी की जीत पक्की कर दी है क्या? ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 23 में चुनाव है 9 राज्यों में, 24 में चुनाव है लोकसभा के, इसलिए इस बजट में छप्पर फाड़ कर मिडिल क्लास और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। युवाओं के लिए जो रोजगार की शुरुआत करना चाहते हैं, स्वरोजगार की, उनके लिए बहुत कुछ है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहली चीज यह है, क्या यह बजट चुनाव जितवा देगा? ये वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। देखिए जरा रिपोर्ट। मिडिल क्लास वोट करेगा, महिलाएं वोट करेंगी, किसान वोट करेगा 23 और 24 में, इसलिए जीत पक्की करने वाला बजट है क्या? रिपोर्ट देखिए। के बजट से प्रधानमंत्री मोदी ने 24 की जीत तय कर दी है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। टैक्स में बड़ी छूट देकर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। बजट में मिडिल क्लास और गरीब के लिए बड़े ऐलान किए गए। लोग नए बजट से झूम रहे हैं और कह रहे हैं मोदी सरकार का 10वां बजट 10 में से 10 नंबर वाला रहा। नरेंद्र मोदी उसमें कुछ नरेंद्र मोदी हाँ 24 में कौन आएगा? मोदी आएंगे। मोदी सर, नरेंद्र मोदी। हाँ बताइए। कोर्स मोदी आएगा। मोदी, नरेंद्र मोदी। इसमें से 11 बेशक दूंगी लेकिन 10 नो नहीं दूंगी। 10 अब हम 10 में से 11 नंबर देंगे। मैं बजट को 10 में से 11 नंबर दूंगा। बजट के जरिए मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे 24 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है और मोदी सरकार ने बजट के जरिए जो मास्टर स्ट्रोक चला है उससे बीजेपी की सेमीफाइनल में जीत और सत्ता के सिंहासन में तीसरी बार वापसी पक्की मानी जा रही है। तो क्या यह बजट वाकई 2024 जितवा देगा? 23 के 9 राज्य भी जितवा देगा? आइए सबसे पहले आपके लिए सबसे जरूरी बात इस बजट में क्या है वो आपको बताऊंगा। देखिए जरा, हर आदमी दफ्तर से घर आए या घर पर हो यही जानना चाहता है कि भाई बता दो सस्ता क्या हुआ है। तो देखिए आपके लिए सस्ता क्या हुआ है वो बताने जा रहा हूं। एलईडी टीवी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजें वो सस्ती होंगी। आयरन सस्ते होंगे, हीटर सस्ता होगा यानी आयरन जिससे कपड़ों में आप प्रेस करते हैं। इंडक्शन सस्ता होगा, माइक्रोवेव सस्ता होगा। इसके अलावा खिलौने सस्ते होंगे, चाइनीज खिलौने नहीं, भारतीय खिलौने। और मोबाइल कैमरे के जो लेंस है वो सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, आर्टिफिशियल हीरे और उससे जुड़ी हुई ज्वेलरी जो है वो सस्ती होगी। कैमरे का लेंस जो है वो सस्ता और साइकिल सस्ती होगी। इसके अलावा गीजर, सर्दी का मौसम चल रहा है, गीजर लेना है तो गीजर अब सस्ता होगा। और हेयर स्ट्रेटनर, महिलाओं के लिए खासतौर पर हेयर स्ट्रेटनर सस्ता होगा। खेती का सामान, जो खेती से जुड़ी हुई चीजें, किसानी से जुड़ी हुई चीजें वो सस्ती हो जाएंगी। बायोगैस से जुड़ा सामान सस्ता होगा, खासतौर पर उन जगह पर बायोगैस प्लांट होता है जिन्होंने खुद का डेयरी लगाया हुआ है। लिथियम सेल्स सस्ता होगा, सेल जो आते हैं बैटरी वो सस्ती होंगी। इंडक्शन सस्ता होगा, ये चीजें जो सस्ती होंगी। अब महंगा क्या होगा ये आपको बताता हूं। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सिगरेट महंगी होगी। शराब भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है इसलिए शराब भी महंगी। टायर महंगे होंगे, छाता महंगा होगा। ये वो चीजें जिनके दाम बढ़ेंगे। विदेशी किचन चिमनी जो लगती है ये महंगी होगी। सोना जो आप बाहर से मंगाते हैं वो सोना भी महंगा होगा। विदेश से आने वाले सोना चांदी के सामान महंगे हो जाएंगे। प्लैटिनम के दाम बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ एक्सरे की मशीन
महंगी होगी, और विदेश से अगर आप मंगाते हीरा तो वो महंगा होगा। विदेशी खिलौने महंगे हो जाएंगे। ये इसलिए महंगे होंगे क्योंकि भारत के में जो बनने वाले खिलौने हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, इसलिए विदेश से आने वाली चीजों पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे वो खिलौने महंगे होंगे। तो आप देसी खिलौने खरीदेंगे, और इसलिए देसी खिलौने खरीदेंगे तो उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जिसका सीधा सरोकार आपसे और देश से। विदेशी साइकिल भी इसीलिए महंगी होगी, देसी साइकिल आप सस्ते में खरीद पाएंगे। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कि क्या सस्ता क्या महंगा तो आपने सुन लिया, लेकिन आखिर कितने नंबर दे रहे हैं लोग इस बजट को सुनने के बाद? महिलाएं कितने नंबर दे रही हैं, किसान कितने नंबर दे रहे हैं, युवा कितने नंबर दे रहे हैं, नौकरी पेशा कितने नंबर दे रहे हैं, क्योंकि यही 24 में वोट करने वाले हैं। सुनिए। जब आप एक बड़े विजन से बजट देते हैं जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हैं, चुनौतियों का ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा बेहतर नंबर पड़ता है। तो इसलिए फिर भी मेरा मानना यह है कि बहुत अच्छा बजट है, 9.5 नंबर दूंगा। 10 में से मैं 9.5 नंबर देती हूँ। मैं बजट को 10 में से 11 नंबर दूंगा। क्यों? 1 नंबर ज्यादा क्यों? सुन लियो, इसलिए दूंगा क्योंकि मैं अपने घर को चलाता हूं, मुझे अपने घर के बारे में मालूम है। इसलिए मोदी जी ने जो देश का बजट था वो अच्छी तरीके से उन्होंने उसको रखा है। 10 में से कितना नंबर देंगे? मैम 8। 2 कहाँ ले लिए? मैम गोल्ड में। अच्छा, गोल्ड ने 2 नंबर ले लिए हैं। मैम 9। आप कितने देंगे? 9। आप कितने देंगे? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा बजट आया है। और रही बात यह, हमें गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि मोदी जी आगे भी आए, क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए, किसान और जवान के लिए अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमें उस गोल्ड की जरूरत थी। मैं 10 में से 11 बेशक दूंगी, लेकिन 9 नहीं दूंगी, 10 में से 10। देखिए 11 भी देने के लिए महिलाएं इस बार तैयार है। जिस तरीके का बजट, आप कितने देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10 देंगे। आप कितने? 10 देंगी। 10 आउट ऑफ 10। आप कितने दोगे? 10 ऑफ द 10 ही देंगे। आप? 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। और उसका एक फर्स्ट रीजन ये है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें अभी नहीं दिख रहे कि वो हैं ठीक या नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे जब वो पॉजिटिव और एक्सप्लोर होंगे तो आने वाले टाइम पे वो बहुत अच्छे दिखेंगे वो पॉइंट्स। 9 अंक देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है इसमें। 10 में से 8 अंक देंगे। क्यों? क्योंकि सबको ध्यान में नहीं रखा इन्होंने, कुछ लोगों को छोड़ा है, इसलिए 10 में से 8 देंगे हम। तो इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 10 में 9 का एवरेज आएगा ही आएगा। और क्या यही लोग वोट भी करेंगे 24 में? उसकी तैयारी बीजेपी ने कर दी है। देखिए, आज ही केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव समिति के सदस्यों को आप देख रहे हैं। बैठक में जो शामिल हुए, खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बड़ी बैठक में क्या हुआ, यानी सोचिए, एक तरफ बजट आया सुबह और दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। क्या तैयारी है? चुनाव जीतने की, 23 और 24 जीतने की तैयारी हो गई बजट के साथ ही। ये बजट की तस्वीर आज आप देख रहे हैं। बजट पेश किए जाने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में थे। इस साल 9 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव, और बजट पेश किए जाने के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री खुद बैठक में शामिल थे। बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर मुख्यालय पर यह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मोदी के साथ नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। 2023 में ही कर्नाटक में, तेलंगाना में वोट डाले जाने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है, और इसके साथ ही मिजोरम में 2023 में ही चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव हो सकते हैं। इसलिए सोचिए, 23 भी चुनावी साल है, 24 भी चुनावी साल है। 2024 से पहले इस साल 9 राज्यों में यह बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। 9 राज्यों में हार और जीत का असर 2024 में पड़ेगा। इसलिए बजट पर आप लोगों के रिएक्शन सुन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। मोदी ने मेघालय, नागालैंड विधानसभा को लेकर भी चर्चा की है। दोनों जगहों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। त्रिपुरा में होने वाले चुनाव पर पहले ही बैठक हो चुकी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 3 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। बजट का असर इन चुनावों पर पड़ना तय है। अब आप देखिए कि मेघालय हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, कोई राज्य हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो विरोधी है उन्हें चुनाव में क्या हार की आहट हो गई है इस बजट के बाद। खुद सुनिए।
बजट जो मोदी सरकार ने पेश किए है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर तो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। अब सवाल यह है कि आखिर वोट कौन देगा? वोट वो देगा जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है नौकरी पेशा मिडिल क्लास को, जिसकी जेब में अब बहुत पैसे आने वाले हैं पहले के मुकाबले। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इस बजट से। कितने नोट उनके बचने वाले हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री मोदी ने खुश कर दिया। मिडिल क्लास को कई साल से शिकायत यह थी कि टैक्स में राहत की उम्मीद कई सालों से मिडिल क्लास लगाए बैठा था। मोदी सरकार ने टैक्स में यह सबसे बड़ी राहत दी है। 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी जिसकी कमाई वेतन 7 लाख तक है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा सालाना। पहले 7 लाख की आय पर देखिए टैक्स कितना लगता था, 44,200 रुपए तक का टैक्स था। 44,200। अब 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मिडिल क्लास के हाथ में कम से कम ये 44,200 रुपए तो बचेंगे। सर्विस क्लास की भी कि फैमिली को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। मिडिल क्लास को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा। सालाना 44,000 की बचत मिडिल क्लास की होगी। निवेश से लेकर कहीं भी इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 44,000 को कोरोना काल के बाद यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। खुद इस बड़ी राहत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उन्हें सुनिए जरा। अमृत काल का यह पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैक्स में क्या राहत मिली है। जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, अकाउंट में सैलरी आती है, आपके लिए कौन सी अच्छी खबर है बजट से, ये देखिए। तो ये मिडिल क्लास को जो फायदा मिला है, सबसे पहले देखिए 0 से 3 लाख तक की जिनकी कमाई है सालाना, पहले उन्हें टैक्स देना होता था 2500 रुपए, अब 0 हो गया है। फायदा कितने का? 2500 रुपए का। इसके आगे देखिए, जिनकी तनख्वाह 3 से 6 लाख रुपए तक है, उन्हें पहले टैक्स देना पड़ता था 22,500 रुपए तक, अब 1,50,000, 7,500 का फायदा, 15,000 माफ कीजिएगा, 15,000 टैक्स अब देना होगा। पहले 22,500 था, अब 15,000 हो गया है, 7,500 का फायदा। 6 से 9 लाख तक की जिनकी आय है, उन्हें 60,000 पहले टैक्स देना होता था, अब 45,000 टैक्स देना होगा और 15,000 का फायदा होगा। 9 से 12 लाख तक की आय वालों को लगभग 1,50,000 टैक्स देना होता था, जो अब 90,000 होगा, 25,000 का फायदा होगा।
ये 12 से 15 लाख जिनकी तनख्वाह है उन्हें 1,87,500 रुपए टैक्स पहले देना होता था। 1.5 लाख टैक्स होगा सालाना, 37,500 की बचत होगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, ये आज की सबसे बड़ी खबर ये थी क्योंकि सैलरीड क्लास को इसी टैक्स रिबेट और टैक्स स्लैब में बढ़ाए जाने का इंतजार था। खुद सुनिए, जिस वक्त वित्त मंत्री ने बजट पढ़ा और टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने का जिक्र किया, कैसे टेबलें थपथपाने लगी। सुनिए। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. तो वित्त मंत्री ने जैसे ही यह ऐलान किया कि 7 लाख तक की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना है, सांसद मेजें थपथपाने लगे। लेकिन वो मिडिल क्लास कह क्या रहा है? क्या 7 लाख तक टैक्स की छूट देने से वो वोट करेगा 24 में? क्योंकि ये बजट का सीधा ताल्लुक 24 चुनाव से। तो अब जरा उस क्लास को सुनिए, उस मिडिल क्लास को सुनिए, वोट करेगा या नहीं करेगा। बजट अच्छा है और बजट और अच्छाइयों को फोकस कर रहा है। बजट का पूरा फोकस इस समय ग्रोथ पर है क्योंकि पूरा फोकस उन्होंने कैपेक्स पे रखा। हम लोग को इस बजट की सराहना करनी चाहिए। सैलरी क्लास के लिए टैक्स एग्जम्पशन जो उसको लिमिट को इंक्रीज किया, ये काफी अच्छा है। काफी अच्छा बजट है। जिस प्रकार से सरकार ने टैक्स को जो छूट दी है, इनकम को 7 लाख तक इनकम को छूट दी है, काफी मिडिल क्लास के फैमिलीज के लिए काफी अच्छा है। जो सरकार कितना भी अच्छा कर ले, इनका सबका उसके अपेक्षा अपोजिट जाते हैं। जो भी सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है और आने वाला क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा बढ़िया कर रही है। बढ़िया। अच्छा, 24 में कौन आएगा? 24 में ये तो जनता तय करेगी कौन आएगा। जो अच्छे काम करेगा वो देश में राज करेगा। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस चलेगी, अब ये बीजेपी सब। ये अच्छा काम हो रहा है कि नहीं? तो भाई का कहना है जो अच्छा काम करेगा वो देश में राज कर रहा है। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, देश में राज कर रही है। अब अच्छा काम कर रही है सरकार, बताओ हमें। देश में से इतना पैसा ले, जब भी तो राज कर रही है देश में। अगर अच्छा काम कर रही है जब भी तो राज कर रही है। ये बजट चुनावों का बजट है, तो लोगों से पूछ लेते हैं 24 में कौन आएगा। 24 में कौन आएगा सर, जल्दी से। नरेंद्र मोदी, उसमें कुछ नरेंद्र मोदी। हाँ, 24 में कौन आएगा? मोदी आएंगे। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। हाँ बताइए। कोर्स मोदी आएगा। मोदी, नरेंद्र मोदी जी। तो आपने सुन लिया कि इस बजट का ताल्लुक क्या है 24 से। अब बात उसकी करेंगे जो बहुत बड़ा वोटर है। इस देश में 60% से ज्यादा किसान है। किसानों के लिए बजट में क्या था, और ये जो बजट है ये सबसे ज्यादा वोट दिलाएगा। 81 करोड़, ध्यान से पढ़िएगा, 81 करोड़ लोगों को, किसानों को, गरीबों को यह बड़ा तोहफा मिला। अगले 1 साल तक के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा कर दी गई है। 1 साल तक राशन मुफ्त है। योजना पर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा और इसके अलावा किसानों के खाते में सीधे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसे आप एमएसपी कहते हैं, वो अब सीधे खाते में आएगा। 2,37,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी इसमें। साथ ही साथ किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाया जाएगा। पीपीपी मोड में नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा किसानों को लोन देने की राशि बढ़ा दी गई है, जिसके लिए 20 लाख करोड़ रखा गया है। मोटे अनाज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स खुलेगा, यानी मोटे अनाज का
एक संस्थान खुलेगा, किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि मोटा अनाज उगाएं। सरकार बड़ी तैयारी में है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कि वो मोटा अनाज उगाएं और उसे विदेश भेजेगी, बाहर दुनिया में भेजेगी। मोटे अनाज उपजाने वाले किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। योगी सरकार ने इस योजना पर पूरी ताकत झोंक रखी है किसानों के लिए। साथ ही साथ कीटनाशकों के छिड़काव के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की ये सब प्रायोरिटीज हैं। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया है और केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करेगी सरकार। साथ ही साथ जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती पर भी सरकार का जोर रहने वाला है। ये सारी चीजें किसानों से जुड़ी हैं। केन बेतवा नदी परियोजना पर 44,000 करोड़ खर्च करने वाली है। यह है किसानों के लिए। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं और उससे पहले दिखाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटा अनाज को प्रमोट कर रहे हैं। किसान मोटा अनाज उगाए। आपको याद होगा दिल्ली में ही मोटा अनाज पर, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आपने देखी थी, राजनाथ सिंह बैठे थे। यह तस्वीर प्रधानमंत्री की जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोटा अनाज ही खा रहे थे। मोटा अनाज को अब आगे बढ़ाना है, इसीलिए बजट में बाकायदा है कि अब इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, रवि किशन क्या कह रहे हैं, पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी ने जिस प्रकार से इस बजट को तैयार किया है, मैं समझता हूं कि कोई वर्ग पीछे नहीं रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे सैलरीड क्लास हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है आज जो इस बजट से प्रभावित अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसानों का जो बजट है, गरीबों के लिए जो बजट में है, वो चुनाव कैसे जितवाएगा। तो मैं अब आपको उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। यही फॉर्मूला है जिसने 24 की जीत पक्की कर दी है। सरकार ने बजट में कहा कि 1 साल तक और मुफ्त राशन दिया जाएगा। अब देखिए जरा, 2024 में वोटर हो जाएंगे 100 करोड़। 100 करोड़ लोग 2024 में वोट करेंगे। अगर 60% वोटिंग होती है तो 60 करोड़ लोग। 81 करोड़ को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। 1 साल और बढ़ गया तो 81 करोड़ लोग इस मुफ्त राशन का फायदा उठाएंगे। वोटर कितना है? 100 करोड़। राशन कितनों को मिल रहा है मुफ्त? 81 करोड़। और इस 81 करोड़ में मैं आपको बताऊं कि राशन जो वोटर जो है, यानी वो वोटर जिसे राशन मिल रहा है, वो 50 करोड़। 50 करोड़ वोटर जिसे राशन मिल रहा है। बीजेपी ने 2019 की सरकार बनाई थी सिर्फ 23 करोड़ वोटों से। 23 करोड़ वोटों से सरकार बनाई 19 में। अब 50 करोड़ वोटर जो है वो राशन वाला है। इसलिए राशन की गारंटी जीत की पक्की गारंटी भी है। अब जरा किसानों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं इस बजट के बाद। देखो, ये छोटी मोटी समस्या हैं, इन्हें तो हम निपटाते रहेंगे। हमारा ये है कि हमारा जो देश है वो एक ऐसे हाथ में है कि मजबूत आदमी के हाथ में देश है। हमारी अर्थव्यवस्था तो हम संभलती रहेगी और हमारे मोदी जी जब तक जिंदाबाद हैं, जब तक हम 10,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले आदमी हैं, 2 घंटा और फालतू मेहनत कर लेंगे, लेकिन हमारा देश जो है उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए। खेती के जो काटने वाली कंबाइनिंग है, थ्रेसर वगैरह हैं, और ये कल्टीवेटर है, नए नए और रोटावेटर है, नए नए यंत्र जो सरकार बना रही है,
है ये किसान को जो है उन्नति की तरफ और किसान की आय बढ़ाने के लिए जो इससे जो किसान देश का किसान मजबूत है। जब हर तबके को लाभ होगा तो हर तबका वोट तो जनता ही देती है ना, तो जनता को लाभ होगा तो जनता वोट देगी मोदी जी को, इसलिए फायदा होगा। हाँ, चुनाव में फायदा होगा, काफी फायदा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है ये लोगों के उसके लिए है। सरकार जो है लोगों का काफी ध्यान रख रही है, ज्यादातर नीचे तबके का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है इसमें, और इसलिए सरकार को काफी फायदा मिला। एक बजट से जीत नहीं होती है, जीत तो तभी होगी जब जनता को उसकी आवश्यकताओं के पूर्ति का विश्वास हो और साथ साथ उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो, जो उनके सामने आर्थिक चुनौतियां हैं उनका समाधान हो। ये बजट आम आदमी तक पहुंच करके आम आदमी के विकास, सबसे ज्यादा रोजगार, उनकी जेब में पैसे आए, समाज का जो वंचित वर्ग था वो सब ऊपर उठे, इस पर ज्यादा फोकस है। बजट हमारी निगाह में तो बजट सही है, लेकिन थोड़ा ये है किसानों को जो है फायदा होना चाहिए। फायदा किसानों के बाद अब बात आती है देश की आधी आबादी की। महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है, महिलाएं कितने नंबर दे रही हैं, महिलाएं आखिर क्या कह रही हैं बजट पर, ये आपको बताएंगे। पहले देखिए उनके लिए क्या है खास इस बजट में। दरअसल महिलाओं को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा, यानी 2 लाख फिक्स करेंगे तो 7.5% आपको मिलेगा 2 साल तक, 2 साल के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 2 साल के लिए उपलब्ध होगी, और इस योजना में आंशिक निकासी की भी सुविधा है, यानी जमा करने के बाद कुछ पैसा आप निकाल भी सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह प्लान है बाकायदा। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और आने वाले समय में कई दूसरी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा इन्हें। सेल्फ हेल्प ग्रुप को कच्चा माल की सप्लाई की जाएगी, और बेहतर डिजाइन के लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,448 करोड़ का फंड जारी किया गया। 3 करोड़ महिला किसान को सम्मान निधि दी जाएगी। महिला किसानों को 54,000 करोड़ मिलेंगे इस किसान निधि के जरिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, किसानों को सुन लिया, युवाओं को सुन लिया, मिडिल क्लास को आपने सुन लिया, अब जरा महिलाओं को सुनिए। महिलाएं क्या कह रही हैं इस बजट पर, और क्या प्रधानमंत्री मोदी की जीत पक्की करेंगी 24 में महिलाएं? 100% पक्की होगी चुनाव की जीत। एक तो गृहिणियों को खुश कर दिया, 2 लाख जमा करोगे 7.5% ब्याज मिलेगा, तो वो जो छिपा के रखती थी ना वो बैंक में रखेंगे। नहीं, चिमनी से कोई नहीं होता, लेकिन बजट अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और महिलाओं के उसमें ही है, बस थोड़ा ये है कि महिलाओं को गोल्ड पसंद है ना, वो महंगा हो गया बाकी बजट अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम टैक्स भी बहुत मतलब ठीक है, इससे महिलाओं को अब सेविंग करने के लिए अपने अंदर से वो आएगी कि हाँ ठीक है, हमें 2 लाख तक की सेविंग तो कम से कम करनी है। अपने पतियों की जेब काटनी शुरू कर देंगी सारी महिलाएं ताकि वो अपने ठीक है सेविंग करेंगी, तो उससे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी इलेक्ट्रिक वाहन भी तो सस्ते हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के बजट बहुत अच्छा पास हुआ है। सेविंग से तो हूँ खुश, उससे ज्यादा मेरी खुशी ये है कि 7 लाख तक की रिबेट दी गई है टैक्स में, जो मतलब आपकी सालाना इनकम 7 लाख है तो उसमें आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है, वो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी बजट अच्छा है। उसके बाद 6 से 9 जो है वो भी 45 ही देना पड़ेगा, 10% है, फिर 15% है, ये एक अच्छा। बजट में जो गरीबों के लिए 1 साल का मुफ्त राशन और किया है तो बड़ा अच्छा लगा उसको। मोदी जी की योजनाएं अच्छी लग रही हैं, जो चीज मतलब गरीबों के लिए योजनाएं वगैरह बनी है, इनके लिए हम काफी खुश हैं। कोई जरूरी नहीं कि मिडिल क्लास के लिए ही हो, जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। जो ये बजट पास हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, और जो टैक्स की रिबेट दी गई है बहुत बढ़िया स्कीम है। तो महिलाओं के लिए जान लिया आपने। अब युवा जो देश का है, ये भी 24 में और 23 में बड़ा वोटर है। युवा एक बड़ी भागीदारी निभाने वाला है, तो युवाओं को खास ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए इस बजट में क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो युवा जब आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा, 47 लाख। पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की जाएगी। कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल बनाया जाता है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनेंगे, यानी भारत के अलावा बाहर विदेश भेजकर भी
उन्हें स्किल्ड किया जाएगा। 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती 740 एकलव्य स्कूलों के स्टाफ की भर्ती होगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे युवाओं के लिए। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा युवाओं को। और मत्स्य संपदा स्कीम में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे भी रोजगार के मौके युवाओं के लिए निकलेंगे। अब आगे ये जो छोटे कारोबारी हैं, युवा जो छोटा कारोबार करते हैं, 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से इस योजना की शुरुआत होगी। भारत में छोटे मझोले उद्यमों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा देश में 84,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। उनके लिए भी अच्छी खबर है। स्टार्टअप्स को मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल और बढ़ा दिया गया। इसी की मांग कर रहे थे युवा। बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा और 3 करोड़ तक, एक और अच्छी खबर है, छोटे कारोबारी के लिए 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें टैक्स से राहत दी गई है। यह है अच्छी खबर। अब जरा सुनिए स्मृति ईरानी, मनोहर लाल खट्टर और रवि किशन क्या कह रहे हैं युवाओं पर आए इस बजट पर। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूं। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। अमृतकाल ही बजट हुआ, ये अमृत दिया आज उन्होंने, ऐतिहासिक किया। बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। गरीब गुरबा कल्याण जो किया इन्होंने, ऐतिहासिक। ऐसा बजट कभी कोई सोच नहीं सकता। जहां पूरी दुनिया क्राइसिस में चल रही है, सबकी इकोनॉमी कमर टूट गई, बड़े बड़े देशों की, वहां पे भारत रिडक्शन इन टैक्सेस किया है। और सबसे अच्छा हो गया कि ट्राइबल क्षेत्र से लेके अपर मिडिल क्लास से लेके रिच मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, गरीब गुरबा, किसान क्षेत्र, हर बिरादरी उसमें, मत्स्य मतलब निषाद समाज के लिए भी, मछुआरा समाज से लेके हर समाज को छू के टच कर, सबके लिए बजट है। अब बात है देश की सुरक्षा की। देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो बजट है वो बजट क्या कुछ कहता है, क्योंकि देश मजबूत होगा तभी हम सुरक्षित होंगे। देखिए जरा रक्षा बजट क्या है। भारत का रक्षा बजट 5,94,000 करोड़ का, 5,94,000 करोड़ का रक्षा बजट है। पिछला बजट 5,25,000 करोड़ का था, यानी 5.25 लाख करोड़ का। करीब 69,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बजट में। 2,70,000 करोड़ सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए है इस बजट में। और हथियारों की खरीद के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पेंशन के लिए रखा गया है जो सेना से जुड़े हुए हमारे जवान हैं उनके लिए। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। बजट क्यों जरूरी है, हमारा रक्षा बजट ज्यादा होगा, उसकी क्या अहमियत है। डिफेंस एक्सपर्ट को सुनिए जरा। हमारे पड़ोस में स्थिति है और वर्ल्ड में स्थिति है, जो न्यूक्लियर थ्रेट चल रही है, उसको देखते हुए हमको न्यूक्लियर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, डिफेंस का भी बहुत आवश्यक है। क्यों, न्यूक्लियर मटेरियल को ना हम देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता। और अगर बॉर्डर पार में भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो हमारे कंट्री में आ सकता है। तो उसके लिए हमें डिटेक्टर, न्यूक्लियर डिटेक्टर लगाने जरूरी है, प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और कुछ दवाएं रखनी है, जैसे कि हुआ है यूक्रेन में या पूरे यूरोप में, जब ये सनसनी थी कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो वहां आयोडीन की गोलियां रखी गई। राइट, अब मैं आपको बताता हूं भारत का जो रक्षा बजट है। जब हम रक्षा बजट की बात कर रहे हैं तो भारत का जो रक्षा बजट है और हमारे पड़ोसियों का जो बजट है उनमें क्या कंपैरिजन है, देखिए जरा। ये रक्षा बजट मैं बताने जा रहा हूं। भारत का रक्षा बजट 5,94,000 करोड़ है, पिछले साल से 13% ज्यादा है। पाकिस्तान की तो कोई तुलना ही नहीं, 70,000 करोड़ उनका बजट है। देखिए जरा, 5,94,000 करोड़ और 70,000 करोड़, भारत से 8 गुना कम है। चीन का रक्षा बजट हमसे ज्यादा है,
18 लाख करोड़ से ज्यादा है, भारत से 3 गुना ज्यादा है। अब तक आपने देख लिया, ये जो हमारा बजट है, ये बजट 24 जीत पक्की करता है, लेकिन विरोधियों को इस बजट पर क्या कह रहे हैं विरोधी, वो सुनिए जरा। ये चूंकि इलेक्शन है, 1 साल के अंदर में इलेक्शन है, 1 साल के आसपास है, उसका विशेष ख्याल रखते हुए किया गया है। लेकिन हाँ, कॉमन मैन के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत पर चर्चा करके, टचिंग करके छोड़ दिया गया है। यानी मैं समझता हूँ बहुत 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 कुछ होना बाकी है। नील बट्टा सन्नाटा है, बिहार को फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। 8 साल जो है, 8 साल से ऊपर हो गया सरकार को, क्या मिला बिहार को? एक बड़ी चीज बता दो, या पूर्व में जो पहले सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, उसने जितना दिया क्या इसने दिया? पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और हम आज देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। आइए अब मैं खबरों में आगे बढ़ता हूं। आज की एक और बड़ी खबर है, वो खबर, अगली खबर हम अयोध्या वाली लेंगे, वो खबर लगाइए जरा। कैसे बढ़ता हिंदुस्तान और कंगाल पाकिस्तान, हम इसकी बात कर रहे हैं। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ये शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल वक्त है, शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त हालात बहुत खराब हो गए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान और भारत की, क्योंकि हमने बजट की बात की है, पाकिस्तान और भारत की स्थिति क्या है बजट के मामले में, वो जरा देखिए आप। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है। 45 लाख करोड़, पाकिस्तान का 9.5 लाख करोड़ का बजट है। ये तब है जब भारत का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 रुपया। इसको जब उसमें चेंज करेंगे तो उनके बजट की हालत और खराब है। पाकिस्तान का रक्षा बजट, हमारा रक्षा बजट 5,94,000 करोड़ और पाकिस्तान का रक्षा बजट 1,52,000 करोड़ का है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 563 अरब डॉलर है, पाकिस्तान का 3.47 अरब डॉलर है। फर्क समझिए जरा। अर्थव्यवस्था भारत 5वें नंबर पर, पाकिस्तान 44वें नंबर पर है। तीसरे नंबर पर 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी और पाकिस्तान और नीचे आकर 50वें नंबर पर होगा। विकास दर भारत 6.1%, पाकिस्तान 1.9%। IMF का अनुमान सबसे तेज विकास दर होगी और कर्ज का भारी बोझ है पाकिस्तान पर। GDP 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा और पाकिस्तान की 34,000 करोड़ डॉलर। महंगाई दर 6.3%, पाकिस्तान में 25% महंगाई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 81 है और पाकिस्तान का 267 रुपए है। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कुछ कह रहे हैं भारत के सामने पाकिस्तान की हालत पर। इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मुआशी निजाम है, इसका अगर तकाबुल करना चाहे तो ये सरासर बहुत बड़ी ज्यादती हो गई इंडिया की करेंसी के साथ। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। दुनिया की किसी भी चीज पे आप देख ले इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, इच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल तबाह कुन हो चुकी है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपनी अवाम के लिए फैसला करते हैं, अपने मुल्क के लिए फैसला करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे जाती मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना, हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन का यही रीजन हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाकर उन्होंने काम
इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी सोच प्रोग्रेसिव रखी है हमेशा। वो लोग कभी भी अपने आप को किसी चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से घबराए नहीं, पीछे नहीं हुए, वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में नहीं पड़े। उन्होंने अपने गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अलग रख कर काम किया और जहां उनको पब्लिक को उनकी गवर्नमेंट की जरूरत हुई, उनकी गवर्नमेंट हमेशा वहां अवेलेबल रही। तो लोगों में सिंसियरिटी ज्यादा है, क्योंकि वो आपस में लोग सिंसियर हैं तो वो इकोनॉमी में ज्यादा पार्टिसिपेट करते, तो इस वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं, कंगाल पाकिस्तान और फौज वहां की बेपरवाह है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। पाकिस्तान कंगाल है, सेना को कोई फर्क नहीं, कोई फिक्र नहीं। पाकिस्तान में भुखमरी है, आर्मी चीफ कह रहे हैं बजट बढ़ा दो मेरा। लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, पाकिस्तान की सेना टर्की में युद्धाभ्यास कर रही है। पेशावर में धमाका हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में सेना अभ्यास चल रहा है। कर्ज से दबा है पाकिस्तान और सेना का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। बजट का 50% कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है, 26% सेना पर खर्च हो रहा है। विकास का बजट 50% कम किया गया, डिफेंस के बजट में कोई कटौती नहीं हुई। शाहबाज कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, ये हेकड़ी दिखा रहे हैं। ये IMF की कर्ज के लिए कड़ी शर्त है, सेना को हालत की चिंता नहीं है। एयरलाइन बैंक तक बेच दिया, हथियार खरीदने पर भारी खर्च हो रहा है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और सेना साजिश रचने में जुटी है। यह है पाकिस्तान की हकीकत। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुनिए, यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रोटी पर बयान दे रहे हैं, सुनिए। पूरे KP में इंशाअल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। आज आखिरी मर्तबा मैं वजीर आला KP से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, आटे पर भाषण दे रहे हैं। और भारत में पिछले दिनों शादी हुई KL राहुल की, देखिए जरा उनको जो गिफ्ट मिले करोड़ों के, पाकिस्तान में उन करोड़ों के तोहफों पर भी चर्चा हो रही है, उस पर भी उनकी आंखें फट गई हैं। सुनिए जरा। मैं गाना गुनगुना रहा था सुनील शेट्टी की फिल्म। जी, एक शादी हुई है जिसपे इतने तोहफे वी हैव टू मेंशन इट टू यू। और ये जी शादी हुई है सुनील शेट्टी, बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उनकी बेटी की विद क्रिकेट स्टार KL राहुल। तो शादी समझ आ गई आपको, अब जरा तोहफे सुने। अब्दुल्ला स्टार्ट हो जाओ। में सबसे पहले जो सुनील शेट्टी हिमसेल्फ ने अपनी बेटी को 5 करोड़ का इंडियन 5 करोड़ रुपीस क्या 5 करोड़ का तो कराची में नहीं आ रहा अपार्टमेंट, 50 करोड़ का अपार्टमेंट दिया। हाँ जी, अपार्टमेंट दिया है अपनी। और इंडियन रुपीस की बात करें तो 2.25 से आप मल्टीप्लाई खुद ही करते जाइएगा। 1 अरब 1.5 अरब तकरीबन बनता है अगर हम अपने रुपयों में बात करें। तो अपनी बेटी को उन्होंने 50 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट दिया। सलमान खान ने, जिनकी खुद भी शादी नहीं हुई और पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, तो इन्हें वापस पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि हमारी तो यही होता है ना, उसने जो दिया था उतना या उससे ज्यादा वापस कर दो, इसी तरह ही होना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपने करीबी दोस्त सुनील शेट्टी की बेटी को शादी पर एक महंगी गाड़ी तोहफे में दी है। गाड़ी दी 64 लाख रुपीस की, 1 करोड़ 64 लाख। आप क्यों कम कर रही है पैसे हर चीज के? 1 करोड़ रिसीट भाई, इन्होंने भी तो दिए होंगे ना उनको तोहफे, तो वापस आए। तो सोचिए, भारत के तोहफों का जिक्र पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि उनके लिए तो ख्वाब जैसा ही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, जनकधाम से अयोध्या पहुंचे श्री राम। तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, शिला जो है, जो जनकपुर से चली थी, वो पहुंच चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, शालीग्राम अयोध्या पहुंच चुकी है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त अयोध्या पहुंची। अब CM योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि कल पहुंच सकते हैं और CM योगी खुद पूजा करेंगे वहां पहुंचकर। जरा रिपोर्ट देखिए।
राम अवतार में भगवान श्री राम फिर अयोध्या के अपने धाम पहुंच चुके हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल राम की नगरी पहुंचेंगे, शिलाओं का पूजन करेंगे। योगी राज में ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार होना है। इससे पहले योगी के गोरक्षनाथ धाम में शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। सड़कों पर भगवान शालिग्राम की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। कोई छूकर प्रणाम कर रहा था, कोई आरती कर रहा था, कोई भगवान का जयकारा लगा रहा था, मोदी योगी का धन्यवाद कर रहा था। जाहिर है शिलाओं के अयोध्या पहुंचने से हर राम भक्त को खुशी मिली। लोगों को अब 2024 का इंतजार है जब वो भव्यतम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि कल पहुंच सकते हैं और योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचकर पूजा भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से संभव अयोध्या पहुंचे। नेपाल से चली शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। अयोध्या में पूरे रास्ते शिलाओं पर पुष्प वर्षा की गई है। शालिग्राम शिलाओं की संतों ने आरती उतारी है रास्ते में। कल शिलाओं को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। सुबह शिलाओं की विधि विधान के साथ पूजा होगी और इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रह सकते हैं। राम मंदिर निर्माण क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं खुद योगी। देवशिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। जो शिला पहुंची है इससे भगवान राम की मूर्ति बनेगी। भगवान राम की बाल मूर्ति बनाई जाएगी। रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की होगी और दूसरी शिला से माता सीता की मूर्ति बनेगी और मूर्ति के लिए शिलाओं को मशीन से काटा जाएगा। विशेषज्ञ मूर्तिकार भगवान राम की मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति पर बारीक कारीगरी की जाएगी और विशेषज्ञ कारीगरों को इसके लिए बुलाया गया है। हमारे सहयोगी वैभव वहां मौजूद हैं बाकायदा, क्योंकि शिला बहुत भारी बहुत बड़ी है, उन्हें क्रेन के जरिए उतारा जाएगा। जरा वैभव की रिपोर्ट देखिए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में आज पूरे अयोध्या वासी जो है वो पलके बिछाकर बैठे हैं। फूलों से आज पूरी अयोध्या के इस कार सेवकपुरम राम सेवकपुरम को जो है वो सजाया गया है और राम सेवकपुरम में अब से बस थोड़ी देर बाद वो 2 दिव्य शिलाएं जिनका इंतजार पूरा देश समेत अयोध्या पलके बिछाकर कर रहा है, वो अब से बस कुछ देर बाद इस जगह पर पहुंचने वाली है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि अयोध्या वासी कितने ज्यादा उत्साहित हैं। अयोध्या वासी जो इंतजार कर रहे हैं जब वो 2 दिव्य शिलाएं राम सेवकपुरम में पहुंचेंगी और राम सेवकपुरम में पहुंचने के बाद इसी 2 फूलों के ये जो प्रांगण बनाए गए हैं इनमें उन दोनों शिलाओं को जो है वो रखा जाएगा। पूजा पाठ के लिए, मंत्रोच्चार के लिए वो तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं कि जब वो दोनों दिव्य शिलाएं आए तो मंत्रोच्चार के साथ उन दोनों दिव्य शिलाओं का स्वागत हो और इन दोनों दिव्य शिलाओं को स्वागत के बाद इसी जगह पर रखा जाएगा। सतीश थोड़ा सा आगे आइएगा, ये तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए। यहाँ पर इस क्रेन के जरिए वो जो 2 शिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी उन शिलाओं को इन दोनों क्रेन के जरिए उतारा जाएगा और इन दोनों क्रेन के जरिए उतारे जाने के बाद इसी जगह पर उन दोनों शिलाओं को रखा जाएगा। जैसा कि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि आज इन दोनों शिलाओं का स्वागत होगा। इन दोनों शिलाओं के स्वागत के बाद कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे यहाँ के साधु संतों को और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों को ये दोनों शिलाएं जो है वो सौंपी जाएंगी। आइए आपको बताते हैं कितना लंबा रूट और सफर तय करके शिला नेपाल से मंगाई गई है। नेपाल से किस रास्ते से भारत पहुंची है, अयोध्या में दाखिल हो चुकी है। देखिए जरा, ये रूट मैप आप देख रहे हैं। नेपाल के पोखरा से चली, वहां से जनकपुर धाम, नेपाल होते हुए फिर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बस्ती, गोरखपुर और 1 तारीख को यानी आज अयोध्या पहुंच गई है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी मृदुल ने वहां लोगों से बात की क्योंकि पूरे रास्ते इस रूट से जहां जहां से शिला गुजरी है वहां लोग इसके पीछे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे इसे छूने के लिए, चूमने के लिए, पूजा करने के लिए। ये लगाव और ये आस्था है
सिर्फ उस शिला से जिससे श्री राम की प्रतिमा बननी। सुनिए सर। ये तस्वीरें बस्ती से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती से स्वागत किया जा रहा है और अब आपको उधर की हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर पूजन अर्चन किया जा रहा है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जय श्री राम का उद्घोष किया जा रहा है। क्या कहेंगे? आज प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया, भव्य स्पष्ट दर्शन हो गया। हम यही चाह रहे हैं जल जगह प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। हम यही कहेंगे कि भगवान श्री राम का मंदिर बना, इससे अच्छी खुशी और कुछ हो भी नहीं सकती। जय जय श्री राम। संसार में जो पूरा राममय है, अखिल ब्रह्मांड नायक को राक्षसों ने जो पीड़ित कर रखा था, आज हिंदू बिल्कुल जग गया है और अपने स्वाभाविक गति में मूल तत्व को पूजन होने जा रहा है। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है कि राक्षसों से मुक्त करा करके, क्योंकि भगवान ने लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, निमित्त मात्र इसमें हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी हैं, वो बधाई के पात्र हैं। आप देख सकते हैं उनका कहना है कि जिस तरह से राक्षसों ने भगवान श्री राम को घेरा, लेकिन भगवान श्री राम ने धर्म ध्वजा का पताका ऊपर किया है और यहाँ पर भी धर्म ध्वजा का पताका ऊपर किया जा रहा है। 24 में मंदिर बनकर तैयार होना है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा होने वाला है 24 का चुनाव भी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। रत्नाकर त्रिपाठी जी। जी सबको सुन लिया, अभी भी कुछ बोलेंगे कि नींद आ रही है? अभी भी कांग्रेस पार्टी अब सोने के मूड में। मैंने सबको सुना जी। नहीं सुनिए, सदगुरु जी पार्टी की बात छोड़ दीजिए। मैंने सबको सुना।